खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बेटा परेशानी कैसी? वो कब से उससे बात कर रही थी और वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। क्या आपने अपने बेटे के लिए मुझ जैसी लड़की का सोचा था? उसे अपने किरदार के लिए शायद इस वक्त ऐसे अल्फाज की ज़रूरत थी जो उसके किरदार को लेकर उसे मौतबर करते। कैसी लड़की? उन्होंने उसे अपने साथ ही अपने कमरे में सोने का कहा। उसे भी इस वक्त किसी की अशद जरूरत थी। उसके सवाल पर उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे देखा। दोनों पास पास ही लेटी थीं। माशा तकिए पर कोहनी टिकाए, बाजू ऊंचा किए, हाथ पर ठोड़ी रखे, उनकी जानिब करवट किए उनसे सवाल कर रही थी। जैसी मैं, सभी मेरे बारे में बुरा गुमान रख रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। मैंने अनजाने में सब किया था, क्या फिर भी मेरा कसूर निकलता है? उसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुराई, उसकी जानिब करवट ली। बेटे, तुम जिस उम्र में थी उस वक्त माँ की खास तौर से सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। टीनेज में माँ के अलावा बाप भी अपने बच्चों को नहीं संभाल पाता। वो उम्र ही ऐसी होती है, या तो आप बिगड़ जाते हैं या संवर जाते हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस उम्र में कोई तुम्हें समझाने वाला, गलत और सही लोगों की पहचान करवाने वाला, खास तौर से तुम्हारी माँ ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जवाद ने तुम्हें हर तरह बुरे लोगों से बचाया, मगर वो खुद ऐसी उम्र में था कि उसे इस उम्र की नजाकत का अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैं उसे भी कसूरवार नहीं कहूंगी। लड़कियां खास तौर पर ऐसी उम्र में हर हमदर्दी के बोल बोलने वाले शख्स के बारे में यही समझती हैं कि वही उनका सब कुछ है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। कोई कंधा तुम्हें ऐसा मैयसर नहीं था कि तुम उस पर सर रखकर रोती। जिस लड़के का तुमसे निकाह किया वो तो तुम्हें अपने साथ रखने पर तैयार नहीं था, कुजा के तुम्हें सर्द और गर्म से बचाता। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने अपनी एक लफ्ज़ी से सबक सीखा और फिर उसके बाद किसी दूसरे को ये मौका नहीं दिया कि वो तुम्हें इस्तेमाल करता। बेटे, नादानी की माफी तो ऐसे ही है जैसे बहता पानी, यूं मिनटों में गंद को अपने साथ बहा ले जाता है। हाँ, मगर गुनाह और बार बार जानते बूझते गुनाह करना मुश्किलात से दो चार करता है। उसके बालों पर मुसलसल हाथ फेरते वो अपने मध्यम अंदाज में उसे समझाने लगी। दोनों बाजू वाह करके उसका सर अपने सीने पर रखा। आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगी ना? वो जो माँ की ममता को तरसी हुई थी, उनकी मोहब्बत पर खुद को रोने से रोक ना पाई। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं? उसके चेहरे से आंसू साफ करते उसके सर पर प्यार किया। चाहे मैं आपकी बहू रहूं या नहीं। उसके सवाल पर उसके बालों में चलते उनके हाथ यकलख थमे। ऐसे क्यों कह रही हो बेटे? उन्होंने पहली बार फरजात को किसी लड़की के लिए इतना संजीदा देखा था, वरना बहुत बार वो कोशिशें कर चुकी थी, मगर वो इस मौजू पर आता ही नहीं था। और अब जब आया तो फौरन उसे जायज रिश्ते में बदल लिया। पता नहीं अम्मा, मुझे रिश्ते मोहब्बतें ये सब रास नहीं आते। उसका गिलो गैर लहजा उन्हें भी मगमूम कर गया। आंखें मूंदे वो यूं ही उनके सीने से लगी सो गई। कपड़े चेंज करके लाइट्स ऑफ करता वो बेड पर बैठकर अब फुर्सत से मुस्तफ़ा चौधरी को फोन कर रहा था। इस बार बेल्स जा रही थीं। कुछ ही देर के इंतजार के बाद फोन उठा लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? उनका लहजा निहायत खुशगवार था। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कहाँ होते हैं आजकल? वो छूटते ही उनसे सवाल नहीं कर सकता था। मैं आजकल साहिवाल हूँ। क्यों, खैरियत? उसके सवाल पर वो लम्हा भर को मुताज्जुब हुए। आपके फार्म हाउस पे कौन है फिर? वो आहिस्ता आहिस्ता असल बात की जानिब आया। मेरा बेटा अपने चंद दोस्तों के साथ है। क्या बात है, कोई परेशानी की बात है क्या? वो अब की बार इस तफ्तीश पर परेशान हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं किन दोस्तों के साथ? उसके अगले सवाल पर अब वो मजीद परेशान हुए। आप ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधे से बताएं क्या बात है? उनके लहजे की झुंझलाहट पर उसने लब बाहम पैवस्त किए। आपके बेटे का कोई दोस्त तबरेज है क्या? वही जिसके खिलाफ आजकल मैंने कैंपेन चलाई है। सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव हैं। मेरा नहीं ख्याल ये अहम खबर आपकी नजरों से पोशीदा रही होगी। उसका मतवाजन मगर बेहद संजीदा लहजा उन्हें बौखला गया। क्या मतलब? आप प्लीज मुझे पूरी बात बताएं। मैं यकीनन इस खबर से वाकिफ हूँ, मगर ये तबरेज का मेरे बेटे से क्या ताल्लुक? उन्हें उलझते देखकर अब उसने पूरी बात उनके गोश गुजार की। क्या आप इस बात से अनजान हैं कि वो शख्स वहां आपके बेटे के हमरा आपके फार्म हाउस पर पनाह लिए हुए है? मैं चाहता तो रेड करवा देता, मगर आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं।
मुझे बेहतर यही लगा कि आप जैसे शरीफ इंसान को आपके बेटे के करतूतों से आगाह करूं, इससे पहले कि ये पुलिस केस में आए। मुझे कल तक वो शख्स हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये मेरी फैमिली का इशू है। अब उन्हें अपनी बात अच्छे से समझाकर वो फोन बंद कर चुका था। उसी लम्हे साले की कॉल आई। हाँ यार, खैरियत? आज की रात तो उसे लग रहा था यूं ही निकल जानी है। बिल्कुल खैरियत। तबरेज को मुल्क से फरार होने से पहले ही पकड़ लिया गया है। उसके लहजे में खुशी वो बाआसानी महसूस कर सकता था। व्हाट? सीरियसली? उसे गुमान भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो दरिंदा उनके शिकंजे में आ जाएगा, मगर उसके रूपोश होने पर उसे इतना अंदाजा हो गया था कि ये शख्स किसी और मुल्क में छुपने की कोशिश करेगा। अपने अंदाजे के मुताबिक उसने एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीर भिजवा कर उनकी मदद चाही थी, और उसका ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो छुपकर फ्रांस के लिए निकल रहा था कि वहीं उसे धर लिया गया। इस वक्त वो जेल में पहुंचा दिया गया है। साले की बात पर उसे लगा एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया है। थैंक यू सो मच यार। वो हकीकत में उसका शुक्रगुजार था। जो भी था, आखिर वो सफीना का भाई था। नो इश्यूज। अगर हम बुराई खत्म करने का आगाज अपने ही घर से नहीं करेंगे तो माशरा कब और कैसे ठीक होगा? ऐसे जानवरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, सफीना हर कदम पर हमारे साथ है। वो बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ है। उसकी बात पर वो जो इतने दिनों से गिल्ट का शिकार था, वो भी इस वक्त खत्म हो चुका था। मायशा ठीक है? उसकी बात पर वो गहरा सांस भर गया। बस यार, अभी तो अपसेट है लोगों के रवैये की वजह से। टाइम लगेगा उसे इन बातों को भुलाने में। वो अब बेहद मुतमईन था। मुझे जेल में एक बार उससे मिलना है। फरजाद की बात पर वो सोच में पड़ गया। ओके, मैं बरकत से बात करूंगा सुबह, फिर देखते हैं। वो हामी भर गया। ओके, अल्लाह हाफिज। फोन बंद करके उसके तने असाब ढीले हुए सुकून से लेट गया। सालेहा और मायशा को ये खबर सुबह देने का सोचते वो थकावट की वजह से जल्द ही सो गया। गहरी नींद के सबब बमुश्किल उसकी आंख खुली। बस किसी दरवाजे के धड़धड़ाने की आवाज मुसलसल आ रही थी। जहन को थोड़ा हाजिर करते उसे समझ आई कि उसके दरवाजे को कोई पीट रहा है। सेकंड से पहले वही एक ही जिस्त में उठकर लॉक खोलता बाहर आया जहां सालेहा खड़ी थी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। क्या हुआ है? वो उन्हें आधी रात में अपने कमरे के बाहर देखकर परेशान हो उठा। मायशा कमरे में नहीं है। वो मेरे साथ ही लेटी थी। अभी आंख खुली तो वो कहीं नजर नहीं आई। नीचे का ऊपर का सारा पोर्शन छान मारा है। आखिर तुम्हें उठाने का सोचा। उनकी बात पर उसके माथे पर लातादाद बल पड़े। आपने बाहर देखा है? लॉन में तो नहीं? ये पूल के पास तो नहीं? उसकी बात पर उन्होंने नफी में सर हिलाया। मैं देखता हूँ। टी शर्ट और ट्राउजर में ही वो सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरा। पहले भी 2 बार अमेरिका में वो उसे 2 बार पूल के पास बैठी नजर आई थी। शायद उसके घर के पूल के पास भी इस वक्त गई हो। यही सोचता वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जल्दी में कोई जैकेट तक उसने नहीं पहनी थी। अब बाहर निकलकर एकदम से सर्दी का एहसास हुआ। लंबे लंबे डग भरता वो लॉन से निकलता घर के दाईं जानिब के हिस्से में बने पूल की जानिब बढ़ा। उसकी तवक्को के मुताबिक वो वहीं थी। उसे सही सलामत देकर उसने एक पुरसकून सांस फिजा की सपुर्द की। मायशा? उसके करीब जाकर उसने नरम लहजे में पुकारा। दूसरी जानिब उसका इर्तकाज हनूज वैसा ही था। खाली नजरों से वो बस पूल में मौजूद पानी को देख रही थी। किनारे पे बैठी थी, बगैर सर्दी की परवाह किए। क्या हुआ है? नींद के खुमार से भरी नजरें उसके बेतासुर चेहरे पर डाली। उसके करीब बैठते उसे मुखातिब हुआ। मायशा? वो अभी भी उसकी आमद से बेखबर थी। आहिस्ता से गर्दन उसकी जानिब मोड़ते अजनबी नजरों से उसकी जानिब देखा। मैं हूँ फरजाद। वो इस लम्हे फिर से डिप्रेशन में जा चुकी थी, जहां वो अपने किसी करीबी शख्स को भी नहीं पहचान पाती थी। मायशा? अब की बार फरजाद ने उसके बाजू को जोर से झंझोड़ा। क्या फील कर रही हो? शेयर करो। वो इस लम्हे उसे अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ख्वाब में कुछ देखा है? उसकी मुसलसल खामोशी पर उसने बिलाखिर उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थाम कर पूछा। वो मुझे भी इस तानिया की तरह नोच रहा था। वो मैं मर क्यों नहीं जाती? एक ही बार इस अजियत से बाहर आ जाऊंगी। रोज जीती हूँ, रोज मरती। जब सोचती हूँ कि अब सब सही होने लगा है, मैं ठीक होने लगी हूँ, कोई फिर से मुझे तकलीफ देने पहुंच जाता है। उसके शाने पर सर रखे वो कुछ देर पहले का ख्वाब बताते शिद्दत से रो पड़ी। किस बुरी तरह वो दरिंदा उसकी इज्जत तार तार कर रहा था। शायद तानिया की तस्वीर उसके जहन पर गहरा नक्श छोड़ गई थी, जिनमें वो उसे रेप कर रहा था। फरजाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पहले ही टेंशन से गुजर रही थी।
उसे मायशा को वो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी। वो तुम तक नहीं पहुंच सकता मेरी जान, वो पकड़ा जा चुका है, इस वक्त जेल में है। उसकी पीठ सहलाते वो उसे तसल्ली देने लगा, जबकि चेहरे पर शदीद तफक्कुर था। क्या? कौन? वही, वो पकड़ा गया? आप सच बोल रहे हैं? झटके से उससे अलग होती बेयकीन नजरों से उसे देखते बोली, हाँ मेरी जान, रात में साले का फोन आया था, सोचा था सुबह तुम्हें बताऊंगा। अंदाजा होता कि तुम यूं से फिर से हवासों पर तारी कर लोगी तो रात में ही तुम्हें बता देता। उसके आंसू साफ करते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, अब कोई ऐसा शख्स तुम तक नहीं आ सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। उठो, अम्मा भी परेशान हो गई थी तुम्हें कमरे में ना देखकर। उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। वो शख्स इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा, उसे यकीन नहीं था। फरजाद के बाजू के घेरे में मायशा को अंदर आते देखकर सालेहा तेजी से उसकी जाने बढ़ी। कहाँ चली गई थी? उनके लहजे से फिक्र झलकी। पूल के पास थी, आप परेशान ना हो, वो उन्हें पुरसकून करते हुए बोला। आप इजाजत दें तो इसे आज अपने पास बुला लूं। इस रिश्ते के तकाजों से वाकिफ हों, आपके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। वो उसकी हालत के पेश नज़र माँ से इजाज़त तलब करने लगा। उसकी एहतियात और शराफत पर उन्हें कभी कोई डाउट रहा ही नहीं था, तो आज कैसे होता? वो इतना मैच्योर था कि अगर वो ये सब ना भी कहता और मायशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता, तब भी उन्हें इस पर पूरा यकीन था कि वो किसी तरह की हद फैलांगने की कोशिश नहीं करेगा। बेहतर यही है, इसे अपने पास ले जाओ। उसके माथे पर प्यार करते उन्होंने इजाज़त दी। मायशा खामोश थी, वो तो शायद उन्हें सुन भी नहीं रही थी। शुक्रिया, आप अब जाकर लेट जाएं। उन्हें साथ लगाकर उनके सर पर प्यार किया। उन्हें शब्बे बखैर कहती वो अपने कमरे में चली गई। आ जाओ, एकदम उसका हाथ थामकर वो सीढ़ियों की जाने बढ़ा। कहाँ? वो एकदम चौंकी। चांद के उस पार। उसकी बात पर वो उलझती उसके साथ खिंचती चली गई। कमरे में आकर उसने दरवाजे को लॉक लगाया। आपको किस वक्त कॉल आई थी? वो अभी तक बेयकीन थी। आओ। उसे लिए वो बेड पर आया। अपना फोन उठाकर उसके सामने कॉल लॉग खोला। उस कॉल में उस जर्नलिस्ट का पता चला जिसने वो खबर वायरल की थी। उसे पुलिस ने रेड करके उठा लिया था। फिर इस वाली कॉल में साले ने बताया कि वो फ्रांस जाते हुए पकड़ा गया है। वो संजीदगी से उसे टाइमिंग्स दिखाता उसकी पूरी तरह तसल्ली करवा रहा था। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन कॉल नहीं कर सकता, वरना तुम्हारी तसल्ली के लिए उन्हें कह देता कि उसकी जेल में बैठे हुए कोई तस्वीर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। वो इंतहाई संजीदगी से एक बिल्कुल गैर संजीदा बात कर रहा था। मायशा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। आइंदा अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं मर जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन करो कोई लिहाज नहीं करूंगा। बहुत जोर का थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। उसकी जानिब सर्द नजरों से देखते उसके लहजे की ठंडक मायशा ने पूरी तरह महसूस की थी। तुम मर जाओगी तो दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे। वो अब उसकी पूरी तरह क्लास लेने के मूड में था। मेरे मसले हल हो जाएंगे, आप सबके हल हो जाएंगे। मैं एक बोझ की तरह आप सब पर मुसल्लत हो गई हूँ। आप अपने सभी काम छोड़कर मेरे किरदार की गवाहियां देते फिर रहे हैं, मुझे दुनिया के सामने अच्छा साबित करना चाह रहे हैं। वो सर झुकाए बोली, हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? वो दुरुस्त लहजे में बोला, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, तुमने जिस कदर रिश्तों में अदम एतमाद देखा है, झेला है, तुम नए रिश्तों को बनाने में वक्त लोगी। मैंने, अम्मा ने, हम सब ने तुम्हारे इस मसले को समझा है और इसीलिए हम तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहे। अच्छा, फर्ज करो मैं तुम्हें छोड़ दूं, फिर क्या करोगी? वो बात वो जो सोचना भी नहीं चाहता था इस वक्त सिर्फ उसे समझाने के लिए कह गया। कुछ नहीं, जैसे पहले अकेली जिंदगी गुजार रही थी अब भी गुजार लूंगी, मगर ये बेचैनी तो नहीं रहेगी ना कि अपने प्यारे रिश्तों को तकलीफ देने का बायस बन रही हूँ। ना जाने वो क्या क्या सोचती थी। और तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे यूं अकेले रहने पर हम बहुत खुश होंगे? उसका सवाल मायशा को कशमकश में मुब्तला कर गया। आप अपनी जिंदगी शुरू कर लीजिएगा किसी ऐसी लड़की के साथ जो नॉर्मल हो, जो आपको सुकून और खुशी दे सके, जिसका किरदार शफाफ हो, उसका माजी में कोई अफेयर ना हो। आप जैसे सच्चे इंसान एक सच्चा ही हम सफर डिजर्व करते हैं। वो उंगलियां चटखाते अपनी जहनी अबतरी उससे शेयर कर रही थी। और क्या गारंटी है कि कोई और लड़की मुझसे मोहब्बत ही लेगी, वैसी जैसी मायशा को है, जिसमें जिद नहीं है, जिसमें मेरी खुशी है। क्या ये गारंटी तुम दे सकती हो कि कोई और ऐसी लड़की मुझे सुकून दे सकती है, जिसके लिए मैं हर चीज से ज्यादा अहम हूँ?
जिसके लिए मेरी नाराजगी, मेरी खफगी, मेरा हर रूप, मेरे घर की हर चीज, मेरे किसी भी ख्वाहिश को अव्वलियत देना हर चीज से बढ़कर हो, उसकी बात पर वो धक से रह गई। लम्हा भर को हैरत से उसकी गहरी नजरों में देखा जो उसे जांच रहा था। भवें उचका कर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कुछ गलत कहा। ऐसा कुछ नहीं है। वो सुर्रत से नजरें झुका गई। तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? मुस्कुराहट लबों में दबाई मगर चेहरे पर संजीदगी हनूज थी। मैं अच्छे माहौल में इस मोहब्बत का एतराफ करना चाहता था, मगर लगता है अच्छे माहौल के चक्कर में मेरे दिमाग का माहौल खराब हो जाएगा। जो तुम्हारी हरकतें हैं, खशूनियत से उसे घूरा। मोहब्बत कभी इजाजत लेकर नहीं होती। ऐसा नहीं होता दिल के दरवाजे पर आकर नॉक करे और कहे क्या मैं आपके दिल में जगह बना सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम तुमसे मोहब्बत कब और किस लम्हे में हुई। शायद तब जब तुम इस शो में हारते हुए रोई, या फिर पूल के पास बैठी तुम्हें समझाते, या फिर जब तुम्हें सफीना की बहन के निकाह पर सजा संवरा देखा। मुझे लगता है जब भी तुम्हें देखा हर बार मोहब्बत ने दिल पर दस्तक दी और हर बार ये पहले से ज्यादा जोरदार तरीके से मुझ पर हमलावर हुई। एक बार कशिश के हाथों खार हो चुका था। दिल में खौफ था कि तुम्हें कशिश नहीं बनाना, इस मोहब्बत को हमेशा दिल में बसाना है। मैं कभी यूं किसी से खुलकर हंसी मजाक नहीं करता, मेरी नेचर ऐसी नहीं, मगर तुम्हारे साथ बहुत बच्चों वाली हरकतें करते, तुमसे लड़ते झगड़ते ये एहसास ही मोहब्बत हो गई। इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर कभी तुम्हें उसका इल्म नहीं होने दिया, इसीलिए कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी मोहब्बत को हमदर्दी में लपेट कर मेरे मुंह पर मारो। वो इस्तेहज़ाइया हंसा, उसके हाथों को थामे नजरें झुकाए मोहब्बत का एतराफ करते वो मायशा को हदे दर्जा हैरान कर रहा था। मगर वही हुआ। सोचता हूँ धौंस धमकी से पहले इस मोहब्बत का एतराफ करके तुम्हें तुमसे मांग लेता। जिंदगी में पहली बार कोई गलत फैसला किया था, ये सोच कर कि तुम मुझे गलत ना समझो। तुम भी मुझे उन्हीं में शामिल ना कर दो जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया। मगर मैं गलत था। जब जिशान ने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा, दिल की बुरी हालत हुई, मगर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि नहीं, जिद नहीं करनी, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और जब वहां से इनकार आया तब यही सोचा कि अब देर नहीं करनी, किस्मत ने मौका दिया है और मुझे अब तुम्हें खुद से अलग नहीं करना। बस अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो फैसला यूं अचानक कर लिया। मगर तुम्हारी खुशी आज भी मुकदम है। उसकी जानिब देखते उसे खुद से करीब किया, जो साकित बैठी मोहब्बत की रोदात सुन रही थी। कब सोचा था कोई इतनी शिद्दत से चाहेगा। तुम अभी मेरे साथ इस ताल्लुक को बढ़ाना नहीं चाहती, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं। तुम कुछ अरसा मुझसे दूर जाना चाहती हो, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं। हाँ, अगर तुम इस रिश्ते को खत्म करने की बात करोगी तो मैं हर मसलहत बालाए ताक रखकर तुम पर अपनी छाप लगा दूंगा। फिर तुम रो चिल्लाओ कुछ भी करो, मुझे 1% भी खदशा हुआ कि तुम मुझसे अलैदगी चाहती हो। आई स्वेयर माइश, तुम दुनिया के जिस कोने में हुई, मैं तुम तक पहुंचने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा। उसके खुद में भींचे वो उसे अपने एक एक जज्बे से रूशनास करवा रहा था। मायशा ने पहली बार उसकी शिद्दत पसंदी देखी थी और इस पर वो घबराती ना तो और क्या करती। अपने दिमाग से हर तरह की खुद तरसी को निकाल दो, वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। तुम मेरे हम सब के लिए बेहद अहम हो, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। क्या जब मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा मैंने खुद को गंदा कहना शुरू कर दिया? नहीं मायशा, जब मैं ऐसा था ही नहीं तो पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ उठ खड़ी होती, मुझे फर्क ना पड़ता। लोगों की नजर से खुद को देखना छोड़ दो। तुम्हारे अपने तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं बस वो सोचो। लोग तो हंसी पर भी बातें बनाते हैं और रोने पर भी। तुम पाक साफ हो और ये हम सब जानते हैं। तुम्हें बार बार हमसे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम कभी नहीं बदलेंगे। हमारी मोहब्बत हमेशा वैसी रहेगी जैसी तुम्हारे लिए अच्छी बातें सुनकर होती है, और बुरी बात सुनकर भी अपनी कमजोरियों पर बंद बांधना सीखो। किसी की कही कोई बात तब तक तुम पर असर नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपने आप को बदलना ना चाहो। ड्रग्स जैसी लानत से तुम बाहर आ गई। तुम इस डिप्रेशन से भी बाहर तभी आओगी अगर तुम चाहोगी। कोई दवाई कोई डॉक्टर कारगर साबित नहीं होगा। अगर तुम ना चाहो। उसे कंधों से थाम कर खुद से अलग करते उसकी आंखों में झांका। अब की बार उसने बहस नहीं की, सर इस बात में हिलाया। माय गुड गर्ल,
मोहब्बत से उसे खुद में समेट कर सर को चूमा। अब उठो और लेटो, मुझे सुबह कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। गहरी सांस खींचते, उसकी खुशबू खुद में बसाते, वो बमुश्किल खुद को संभालते वहां से उठा। मैं यहाँ सो जाऊं? उसकी खिड़की की जानिब इशारा किया जो उसे उस कमरे में सबसे ज्यादा पसंद आई थी। क्यों 2 बंदों के लेटने से मेरा बेड टूट जाएगा? वो अपनी बेनियाजी के खोल में वापस आया। नहीं, मैं अम्मा के पास चली जाती हूँ। वो झिझक कर खड़ी हुई। अभी मोहब्बत के इतने एतराफ सुनने के बाद उसे फितरी झिझक महसूस हुई। अम्मा को तुम खासा डरा चुकी हो मेरी बेचारी सी अम्मा ने। सुबह जल्दी उठना होता है, लिहाजा तुम यहीं रहोगी। मुंह बंद करके अब लेटो। आखिर उसे झाड़ना पड़ा, हर वक्त रोब जमाते हैं। वो बिड़बिड़ाई। क्या कहा है? कंफर्टर ठीक करके बेड के बाईं जानिब लेटता हुआ बोला। कान उसकी जानिब लगे थे। कुछ नहीं, मेरी मजाल, आपको कुछ कहूं? वो मुंह बिगाड़ कर बोली। कोई कह सकता था अभी कुछ देर पहले वो उसके वारी सदके जा रहा था। इस वक्त संजीदा सूरत बनाए लेटा उसे घूर रहा था। होनी भी नहीं चाहिए। उसे गोया वार्न किया। मायशा इससे फासला रखती दाएं जानिब कोने पर लेटी। दिल धक धक कर रहा था। जानती भी थी कि वो उसकी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा, फिर भी घबराहट हद से सवा थी। मेरे साथ कांटे लगे हैं? खामोशी में उसकी आवाज गूंजी। क्या प्रॉब्लम है आपका? लेट तो गई हूँ आपके इस शाही बेड पर। वो झुंझलाई। एक करवट लोगी तो बेड से नीचे गिरोगी। मैं हरगिज बेड पर फैल के नहीं सोता। बचपन से मुझे आदत है, जितनी जगह पर सोता हूँ सुबह तक बस उसी जगह पर होता हूँ। वो उसकी घबराहट समझ रहा था, इसीलिए उसे रिलैक्स करने के लिए बोला। उसकी बात सुनकर भी वो टस से मस न हुई। मैं खुद पीछे करूं? उसकी गसीली आवाज पर मायशा का दिल किया अपना माथा पीट ले। कितना जिद करता था ये शख्स। ये लें, वो भी उससे बात मनवाना खूब जानता था। वो खिसक कर उसकी जानिब हुई। सो जाओ अब। आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखकर तसल्ली की। सोने ही लगी हूं, मैंने क्या सारी रात गाने गाने हैं? वो उसके हुक्म पर झुंझलाई। गाए भी जा सकते हैं। आंखों पर बाजू धरे उसकी झुंझलाहट पर वो मुस्कुराया। मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खुद को नींद नहीं आ रही। वो मुड़कर गुस्से से उसे देखकर बोली। पहली बार तुम्हारा मेरे बारे में अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आंखों से बाजू हटाकर शोक नजरों से उसे देखा। आज की रात शायद ही नींद आए। उसकी जो मानी बात पर वो वापस अपनी जगह पर लेट गई। चेहरे की सुर्खी यकदम बढ़ी। एक ठंडी सांस भरकर वो करवट दूसरी जानिब ले गया। अगले दिन साले से बात करके वो बरकत के पास पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। बरकत को अपने आने का मकसद वो अच्छे से बता चुका था। जी सर, मैं सारी जगह क्लियर करवाता हूँ। उसकी बात पर वो तेजी से उस हिस्से की जानिब बढ़ा जहां सलाखों के पीछे कल रात से तबरेज को रखा हुआ था। आ जाएं सर, लेकिन प्लीज ध्यान से, ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं होता क्या कर लें। मैंने चंद गार्ड्स को दरवाजे पर खड़ा किया है, फिर भी आप एहतियात से जाइएगा। साले से दोस्ती के बायस वो ये खतरा मोल ले चुका था। डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। आ जाएं। वो उसे लिए इस हिस्से की जानिब बढ़ा। चंद राहदारियां गुजरने के बाद ही वो जेल आ चुकी थी जहां उसे रखा गया था। कदमों की चाप सुनकर तबरेज जो जमीन पर लेटा हुआ था सर उठाकर आने वाले को देखने लगा। ब्लैक जीन्स पर ब्लू स्वेटर पर जीन्स की ही जैकेट पहने फरजाद सलाखों के दूसरी जानिब खड़ा नजर आया। एक काट उसकी निगाहों में थी। वो उठकर बैठा। बरकत ने लॉकअप खोलकर उसे अंदर जाने दिया। उसके अंदर जाते ही उसने फिर से बाहर से लॉक लगा दिया। सर, मैं 15 मिनट बाद आ जाऊंगा। गार्ड बाहर ही खड़े हैं। उसकी बात पर फरजाद ने सर हिलाया। बरकत के जाते ही उसकी नजरों का रुख दोबारा से तबरेज की जानिब हुआ जो आंखों में नफरत समोए उसे देख रहा था। फ्रांस जाना था, पेरिस घूमना था, आईफिल टावर भी जाना चाहते होगी, रंगीन परियों के साथ। उसके सूजे मुंह को देखकर उसने मसनूई तासुब से सर हिलाते गोया उससे हमदर्दी की, जो हमदर्दी नहीं उसके जख्मों पर नमक छिड़ने के बराबर थी। घटिया इंसान, तो तू मुझे सजा दिलवाएगा? वो बिफर कर उसकी जानिब बढ़ा। जब फरजाद के एक ही मुक्के ने उसे अधमुआ कर दिया, उसने उसी पर बस नहीं की, उसे गिरेबान से पकड़कर सीधा किया। जैसे फिरौन के दरबार में मूसा पैदा हुए, उसी तरह नेकोकारों के घरों में शैतान भी पैदा होते हैं। क्या सोचकर तुमने मेरी बीवी को धमकियां दी? क्या सोचा था तुमने? उसकी शोले बरसाती नजरें गोया उसे झुलसा रही थीं।
तुम जैसे दरिंदों की हवस की वजह से मासूम लड़कियां डिप्रेशन से गुजरती हैं, कुछ अपनी जहनी हालत खो बैठती हैं और कुछ खुदकुशी कर लेती हैं। क्या गंद भरा है तुम्हारे अंदर, हाँ? वो उसे गिरेबान से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ रहा था। सारी रात पुलिस से मार खाने के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कि मुजाहमत करता। घिन आती है मुझे तुम जैसे मर्दों की मर्दानगी पर, जो सिर्फ एक चीज पर आकर खत्म होती है, औरत। बस औरत पर। फरजाद का ये रूप उसने पहली बार देखा था, इतना मुश्ताइल। औरत को बम्बोड़ दो, नोच लो, बस इसी नाम के मर्द हो तुम जैसों की ही वजह से औरत खुद को औरत कहलाने से खौफ खाती है। तुम ही जैसों की वजह से वो हर मर्द को एक ही कटहरे में खड़ा करती हैं। वो फरजाद को झंझोड़ने पर बुरी तरह हाँप रहा था। पहली बार तो तुम उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि तब वो उस शख्स के निकाह में थी जो खुद जलालत की दलदल में गिरा हुआ था। मगर इस बार तुमने बहुत गलत अंदाजा लगाया। इस बार वो इस शख्स के निकाह में है जो उसकी जानिब उठने वाली निगाह को नोचना जानता है। तुम जैसों को चौक पर उल्टा लटकाकर सारे माशरे के सामने इबरत का निशान बनाना चाहिए कि फिर दोबारा कोई तबरेज किसी मायशा और तानिया को अपनी हवस का शिकार ना करे। मगर अफसोस है, यहाँ इंसाफ पर। एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ा, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मगर तुम फिक्र मत करो, इस बार तुम जैसे जलील इंसान का वो अंजाम होगा कि तुम खुद अपने आप से मुंह छुपाते फिरोगे। उसके सर के बालों से पकड़कर उसके मुंह को झटके से उठाकर खून आशाम नजरों से उसे देखते उसका सूजा हुआ चेहरा एक हाथ से थपथपाया। उसी लम्हे बरकत वापस आ गया। तबरेज की अबतर हालत देखकर उसने एक नजर फरजाद को देखकर लॉकअप खोला। अपने बाल ठीक करके दोनों हाथों से झटके से जैकेट ठीक करके एक कहर भरी निगाह उस पर डालकर बरकत के करीब आया। मुझे यहाँ के अदारों पर कोई खास एतमाद नहीं है, मगर हाँ, तुम जैसे बहुत से पुलिस ऑफिसर बहुत से इख्तियारात रखते हो। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो बेलचक अंदाज में बोला, जी सर। बरकत उसकी संजीदगी और उसकी बारोब शख्सियत से खासा मरूब था। जेल में बहुत से वाकयात आए दिन होते हैं। कभी कैदी भाग जाते हैं, कभी मर जाते हैं, जहनी तवाज़न खो देते हैं, और कभी। उसकी बात गौर से सुनता, वो हैरत से उसकी बात सुन रहा था। कभी नामर्द हो जाते हैं। उसकी बात पूरी होते ही बरकत की आंखें फैल गईं। लेकिन सर, वो हकलाया, तुम बहुत बाअख्तियार हो, इसीलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। चंद साल जेल में रहकर ये घटिया शख्स बाहर आ जाएगा और फिर वही कुछ करेगा। जिनके मुंह को हराम लग जाए वो फिर मरते दम तक हराम ही को मुंह लगाए रखते हैं। मैं चाहता हूँ इसे ऐसी सजा मिले कि इसे अंदाजा हो कि सजा किसे कहते हैं। मुझे जल्द इसके नामर्द होने की खबर मिलनी चाहिए। बेटी वाले हो, अंदाजा कर लो, ऐसे दरिंदे अगर माशरे से कम ना हुए तो हमारी बेटियां बहनें महफूज नहीं रह पाएंगी। किसी को तो हक का साथ देना है, और मैं जानता हूं तुम अपना काम अच्छे से करोगे। उसके कंधे को थपक कर वो उसके पास से निकल चुका था, और बरकत जानता था कि उसे ये काम कैसे पूरा करना है। एक सुलगती नजर अंदर मौजूद दरिंदे पर डाली और लॉक करके निकल गया।